अंडमान निकोबार द्वीप समूह में परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि लोगों को अच्छी सेवाएं मिल सके और वे ज्यादा से ज्यादा जो सार्वजनिक परिवहन है उसका उपयोग कर सके। द्वीप समूह छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। इन द्वीपों में जो लोग रहते हैं उन तक और बेहतर सेवाएं प्रदान की जाए। कई सेवाएं वो परिवहन विभाग की ओर से शुरू की गई हैं और कई सारी सेवाओं को ऑनलाइन भी किया गया है ताकि सरकार की जो डिजिटल योजना है उसको और बल मिल सके। द्वीप समूह में परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इनके विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है परिवहन विभाग के सचिव और निदेशक श्री विश्वेंद्र जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हमें बताइए कि सर, ये जो परिवहन व्यवस्था है द्वीपों में, इसको बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सर्वप्रथम मैं द्वीप समूह के वासियों को शारदीय नवरात्रों की और दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने 3 विभागों में एक तरह से उसको विभाजित किया है इनिशिएटिव्स को। पहला मॉडर्नाइजेशन है, दूसरा है माइग्रेशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल ड्रिवन फ्लीट टू ई बस फ्लीट, तीसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, चौथा हो गया हमारा कि हमारे जो जनता है, जनता के अंदर जागरूकता है कि ट्रांसपोर्ट विभाग क्या क्या सर्विसेज मुहैया करा रही है और उनको वो कैसे वो उपभोग कर सकेंगे। तो इन ब्रॉड टर्म्स में हम लोग ये पूरी जो व्यवस्था है इसको चला रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है परिवहन विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेजर पुश हमारे विभाग ने किया है जिसमें अलग अलग स्टेजेस पे काम चल रहे हैं। जैसे कि हम बस टर्मिनस मोहनपुरा में एक वेटिंग हॉल बना रहे हैं, मिनी बस टर्मिनस बम्बू फ्लैट में बना रहे हैं, मिनी बस टर्मिनस स्वराज द्वीप में बना रहे हैं, मिनी बस टर्मिनस शहीद द्वीप में उसके लिए जमीन का आवंटन हो गया है और उसमें कार्य शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार दिगलीपुर में काम शुरू हो गया है, कैम्बल बे में काम शुरू हो गया है और आने वाले समय में एक बड़ा टर्मिनस दिगलीपुर में और कैम्बल बे में भी उसके बनाने की हमारी ये प्रक्रिया चल रही है। इनके अलावा जो रेकरिंग जो हमारी फ्लीट जो पुरानी हो गई है उसके लिए जो स्पेयर पार्ट्स आप खरीदते हैं उस स्पेयर पार्ट्स का कंप्लीट डिजिटाइजेशन हो गया। पहले तो हमारी फ्लीट जितनी हेल्दी रहेगी उतनी अच्छी सर्विसेज हम अपने द्वीप समूह वासियों को दे पाएंगे। तो उसके लिए एक कंप्लीट डिजिटाइजेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह, जिससे हमारी बसेस अच्छी रहें, अच्छी सुविधाएं लोगों को मिले। तो ये ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में हमने सारी स्टेप्स उठा लिए हैं जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है। इसके अलावा अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, उसकी फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए जो दूर दराज के इलाके हैं, खास करके नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान और आपका सदर्न आइलैंड्स जो है हमारे निकोबार के, उन जगहों पे नई बसेस को इंट्रोड्यूस करने का भी एक प्रावधान बनाया जा रहा है। ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। आपने कहा कि आधुनिकीकरण किया जा रहा है पोर्ट ब्लेयर के अलावा दक्षिण अंडमान और द्वीप समूह के कई भागों में। आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, खास करके जो भीड़भाड़ का इलाका है जैसा कि पोर्ट ब्लेयर हो गया है, परारगंज इलाका हो गया है, दिगलीपुर हो गया है, रंगत हो गया है? आधुनिकीकरण के कई आयाम हैं। आधुनिकीकरण सिर्फ फ्लीट को नया करने से नहीं होता है। आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, आधुनिकीकरण में व्हीकल ट्रैकिंग का इस्तेमाल, आधुनिकीकरण में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे आपने पहले शुरू में ई बसेस की काफी चर्चा यहाँ चल रही है। इन सारे प्रयासों को जब हम मिलाते हैं तो एक बहुत बड़ा गैमेट ऑफ इश्यूज बनता है जिससे हम अपने पूरे परिवहन सेवाओं की आधुनिकीकरण को करते हैं। तो हम फोकस्ड रूप में इसको करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में हमने इनिशियली 20 ई व्हीकल्स, ई बसेस से स्टार्ट किया ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। उस 20 सर्विसेज के बाद अब पोर्ट ब्लेयर में 35 ई बसेस हमने अभी करीब पिछले 7-8 दिनों में ही उसको 35 बसों तक लेकर के चले आए ई बसेस की संख्या। और 5 जो ई बसेस थी हमारी वो हम स्वराज द्वीप में हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है। अब इन ई बसेस का मॉडर्नाइजेशन से रेलेवेंस इस प्रकार है क्योंकि हमारे ग्रीन मोबिलिटी प्लान जो भारत सरकार का है उसके तहत ई बसेस को इंट्रोड्यूस करना पूरे देश भर में एक हमारा टारगेट है और उसके तहत हम लोग काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जितनी ज्यादा से ज्यादा हम इको फ्रेंडली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अगर हम अपने द्वीपवासियों को देंगे तो यहाँ का जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है इस द्वीप समूह का वो भी मेंटेन होगा और एक प्रदूषण भी कम रहेगा। इसके साथ जो बेनिफिट है ये नॉइजलेस है, तो नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी बहुत कम होते हैं, टेल गैस
एमिशंस बहुत ही मिनिमल होते हैं, ना के बराबर होते हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल ये होती हैं क्योंकि ये एयर कंडीशन बसेस होती हैं। कुल मिलाकर जो है इस वक्त पोर्ट ब्लेयर शहर में हम कह सकेंगे कि 35 ई बस उपलब्ध हैं और 5 जो है स्वराज द्वीप में। जी, कुल मिलाकर 40 ई बस जो है वो इस वक्त आपके बेड़े में शामिल है। और भी बसेस मंगाने की योजना है? अभी इस साल के हमारे वित्तीय वर्ष की योजना में नहीं है, बट भविष्य में चूंकि भारत सरकार का ही निर्देश ऐसा है तो डेफिनेटली ये जो है ई मोबिलिटी की ऊपर स्ट्रेस रहेगा। आपने ये भी कहा कि जो डिजिटाइजेशन है, जो पुरानी बसें हो गई हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए डिजिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। कल पुर्जे वगैरह जो भी है सामान वगैरह वो सब नए किए जा रहे हैं, तो पुरानी बसों को हटाया जा रहा है, ई बसेस आ रही हैं। लेकिन जो जगह में रिक्वायरमेंट है बसों की तो उसकी पूर्ति के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, डिजिटाइजेशन को 2 तरीके से हम बताना चाहेंगे। पहला, जो हमारे एग्जिस्टिंग फ्लीट के कल पुर्जे हैं जो टूटते हैं तो उसका एक इन्वेंट्री हम डिजिटल फॉर्म में बना लेते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाता है, समय से पता लग जाता है कि कितनी जो पार्ट्स हैं उसकी कब जरूरत पड़ेगी और उसकी आपूर्ति हम उस एसटीएस यूनिट में कराएंगे। तो इससे मैनेजमेंट सिस्टम हमारा इम्प्रूव होता है। जो एग्जिस्टिंग बसेस है उसका रखरखाव वो करना, ये हमारा फर्स्ट गोल है। उसके बाद जो बहुत पुरानी बसेस हो गई हैं उसको कंडेम करके और उसके बदले में नए बसेस को लाना हमें निर्देशित किया गया है और इसके ऊपर विभाग कार्यरत है। ई व्हीकल पॉलिसी चलाने की भी प्रक्रिया जारी है, तो ऐसे में इस नीति की प्रमुख बातें क्या हैं और जो ई व्हीकल है उनकी जो बिक्री के लिए उसके रियायत देने के लिए क्या कोई योजना है? साथ ही जब ई व्हीकल्स आ रहे हैं तो उसके लिए चार्जिंग स्टेशन भी होना जरूरी है। इस प्रक्रिया को सही ढंग से लागू करने के लिए किस तरह की व्यवस्था हो रही है, क्या योजना है? देखिए, ई व्हीकल पॉलिसी जो है ये हमारे द्वीप समूह प्रशासन ने पब्लिक डोमेन में लेकर के आए थे, जिनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए इनवाइट किया था। तो वो प्रक्रिया अब खत्म हो गई है। इसके बाद इसको नोटिफाई करने के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। उसके लिए हमें एक प्रेजेंटेशन करना है, जिसके बाद ये जो पूरी पॉलिसी है वो नोटिफाई होगी। अब ई व्हीकल पॉलिसी में बेसिकली क्या है मैं ब्रॉडली बताना चाहूंगा, अपने श्रोतागणों से शेयर करना चाहूंगा, द्वीपवासियों को बताना चाहूंगा कि हमें धीरे धीरे जो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल्स हैं उससे माइग्रेट करके ई व्हीकल्स पे आना है, उसको प्रमोट करने की ये पॉलिसी है। और हमारे टारगेट्स हैं किस कैटेगरी में कितनी गाड़ियां हमें लानी है। चूंकि अभी ये पॉलिसी आई नहीं है तो इसके डिटेल्स मैं इस वक्त आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, बट ब्रॉडली मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि इसमें किस तरीके की इंसेंटिवाइजेशन है। पहला है कि डिमांड इंसेंटिव एक बोलते हैं कि आप अगर कहीं एक पर्टिकुलर कैटेगरी का व्हीकल खरीदने के लिए आप जाते हैं तो उसमें आपको क्या इंसेंटिव मिलेगा। तो किलोवाट आवर के बेसिस पे एक फिक्स्ड रकम मुकर्रर की जाएगी, उसी हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा। ये हर कैटेगरी में, 2 व्हीलर में, ई ऑटो रिक्शा में, ई रिक्शा कार्ट्स में, ई कैरियर्स एलएमवीज में, ई हाइब्रिड फ्यूल कार्स में और ई बसेस, ये सब कैटेगरी के अंदर में आएगा। इसके अलावा जो अगली इसमें इंसेंटिव है वो आता है स्क्रैपेज इंसेंटिव। जैसे अगर आप फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल से आप माइग्रेट करते हैं ई व्हीकल पे, तो इसके ऊपर भी सरकार ने उसको भी इंसेंटिवाइज करने के लिए कुछ मापदंड बनाए हैं, जो कि पॉलिसी नोटिफाई होने के बाद में बताया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के लिए भी इंसेंटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके के चार्जेस जो होते हैं उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी। नीति की निर्धारण होने में कितना समय लग जाएगा? देखिए, हम अभी बिल्कुल एंड स्टेज पे हैं। कोई फिक्स्ड टाइमलाइन तो मैं आपको नहीं दे सकता हूं, बट मैं ये जरूर कर सकता हूं कि जैसे ही हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट है, बहुत ही जल्द इस नीति को लेकर के हम आ जाएंगे इस पॉलिसी। यहाँ पर अधिकतर वाहन जो है पेट्रोल डीजल और खास करके जो सार्वजनिक परिवहन है वो डीजल पर ही निर्भरता है उनकी, तो उससे अब हटकर जो ई व्हीकल की ओर आप माइग्रेट हो रहे ताकि यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ के जो अद्भुत जीव जंतु है, समुद्री जीव जंतु, उनका संरक्षण हो सके। तो चार्जिंग स्टेशन की भी आपने बताई, सब्सिडी की भी आपने बात बताई है। तो निजी क्षेत्र के जो लोग हैं जो बसेस वगैरह चला रहे हैं तो उनको भी इंसेंटिव वगैरह में इनको शामिल किया जाएगा ताकि वो भी जो है ई व्हीकल की तरफ वो भी माइग्रेट करे। जो निजी बस वगैरह चल रही है धीरे धीरे इस पर आ जाए, उनको भी इंसेंटिव देंगे। तो उनको इस तरह प्रोत्साहित करने के लिए क्या योजना बनाए ताकि लोग इस ओर आकर्षित हो जाए? देखिए, ये जो पूरी पॉलिसी है, इस पॉलिसी के 2 ही मुख्य आयाम हैं। पहला कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, दूसरा कि हम लोगों को प्रोत्साहित कैसे करें। प्रोत्साहन करने के लिए जो फिस्कल इंसेंटिव है, फाइनेंशियल इंसेंटिव है, उस जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। हर तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। जैसे इसके लिए एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ती है। अभी हमारे सारे सरकारी कार्यालयों में
ई कार्स हम ESL के माध्यम से 6 साल के लिए 6 वर्षों का एक अनुबंध किया हुआ है। ई कार्स हम चला रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। वो हमारे सारे जो सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे उनके चार्जिंग स्टेशन हमने लगाए हैं। पब्लिक चार्जिंग के लिए हमने ऐसे 10 जगह आइडेंटिफाई किए हैं और पब्लिक चार्जिंग का जो पहला चार्जिंग स्टेशन है वो हमारे जिला पंचायत कार्यालय के पास अभी वो तैयार हो रहा है, जल्द ही वो भी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर के 10 चार्जिंग स्टेशन और भी यहाँ करने की आवश्यकता है। स्वराज द्वीप में हम लोगों ने 10 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन के लिए जगह आइडेंटिफाई कर ली है, ताकि जो माइग्रेशन है, जब फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल से जब हम ई व्हीकल पे हैं तो जनता को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम, जो सुविधाएं उसका विकास पहले ही हो जाना चाहिए ताकि उस समय कोई उनको परेशानी न हो। कई सेवाओं को आपने ऑनलाइन किया है और परिवहन पोर्टल के माध्यम से भी कई सेवाएं ऑनलाइन है। क्या क्या सेवाएं हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इन सेवाओं के माध्यम से, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारत सरकार ने वाहन और सारथी नाम का 2 बहुत ही पॉपुलर पोर्टल ऑपरेट करती है, जिसपे हमारे सारे परिवहन विभाग में पर्टिकुलरली MV एक्ट और रूल से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं वो हमारे ऑनलाइन ही चलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और परिवहन विभाग ने कुल 44 ऐसी सेवाएं हैं छोटी मोटी जिसको ऑनलाइन कर दिया है। अभी बहुत सारी सेवाएं ड्यूअल बेसिस पे हैं, यानी जिनको हम ऑफलाइन भी ले रहे हैं, ऑनलाइन भी ले रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सेवाएं हमारे यहाँ ऑलरेडी फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी रिसेंटली जो बहुत बड़ा हमने स्टेप लिया है वो ये है कि हमारे यहाँ परमिट, जो कंप्लीट परमिट मॉड्यूल है, परमिट एक खास करके जो कमर्शियल और ये गुड्स कैरियर, स्टेज कैरियर, इस तरीके की जितनी गाड़ियां होती हैं उसमें परमिट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जिसको स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी डिसाइड करती है। तो पूरा का पूरा परमिट मॉड्यूल जो है हमारा वो ऑनलाइन कर लिया है, उसके फीडबैक्स भी जा चुके हैं, उसके ट्रायल रन भी किया है हमने। उसको अब हमने लॉन्च करना है, उसमें थोड़े से उसके जो वर्क फ्लो के संशोधन करने के बाद में। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 से 15 दिनों के अंदर ही हम अपना जो ये परमिट मॉड्यूल है वाहन और सारथी का, जो कि एक बहुत मेजर स्टेप होगा, वो हम लागू कर देंगे यहाँ पे, जिसके होने के बाद हमारे द्वीप समूह में जितने भी लोग हैं वो घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे परमिट से रिलेटेड कागजात उसको ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड कर देंगे। उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बैकएंड में STA, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, अपना डिसीजन ले लेगी। डिसीजन लेने के बाद उसको वो अपलोड कर देगी, जिसके बाद वो प्रिंट आउट अपने घर पे ले लेंगे। ऐसी सुविधा बनाने की प्रक्रिया जारी है। मतलब कमर्शियल वाहन जो भी है उनकी, हाँ, सारे कमर्शियल परमिट जो प्रणाली, परमिट देने की प्रणाली को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। 10-15 दिन के अंदर ही में ये व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। जो भारी द्वीप के लोग हैं, लाइसेंस हो गया और अन्य जो भी सेवाएं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से दी जा रही है, उन्हें पोर्ट ब्लेयर आना पड़ता था कई सेवाओं के लिए, मतलब लोगों को असुविधा होती थी। तो आपने जो भारी द्वीपों के लोगों की सुविधा के लिए संबंधित आपके क्षेत्र में ही परिवहन विभाग की जो भी कार्यालय है वहाँ पर ही आपने वो सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो किस तरह से लोग का लाभ उठा सकेंगे? दस्तावेज वगैरह जमा करने के लिए वही कर देंगे? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। जैसे मेरी नियुक्ति यहाँ पे परिवहन विभाग में हुई तो जो पहली चीज मैंने देखा यहाँ पे, जैसे अगर किसी को दिगलीपुर से आना है या किसी को स्वराज द्वीप से यहाँ आना है अपने परमिट के पेपर्स जमा कराने या छोटे छोटे काम के लिए, तो उनको पोर्ट ब्लेयर आकर के वो सारे काउंटर पे पेपर्स जमा करा के, स्क्रूटनी करा के, उनका पूरा दिन समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, जबकि हमारी STS यूनिट का कार्यालय 14 जगह पे है पूरे द्वीप समूह में। तो हमने यहाँ पे एक निर्देश जारी किया कि जिसमें जो भी STS यूनिट के इंचार्ज होंगे उनके पास MV एक्ट से रिलेटेड जितने भी कागज उस द्वीप समूह के लोग हैं वो जमा कराएंगे, और उस STS यूनिट के इंचार्ज की ये जिम्मेदारी बनेगी कि वो समय सीमा के अंदर ही उन पेपर्स, कागजात को हमारे पास क्वार्टर्स में भेजेगा, ताकि हम उनका STA में कंसिडरेशन के बाद उन सारे एप्लीकेशंस का निस्तारण कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो लोगों को असुविधा नहीं होगी और उनके खर्च बचेंगे और हमारी जो सर्विसेज है पीपल्स फ्रेंडली हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। रेवेन्यू जनरेशन, राजस्व की प्राप्ति है, उसमें कितनी प्रगति हुई है अगर हम पिछले कुछ वर्षों की तुलना करें तो? देखिए, कुछ वर्षों की तुलना का तो मैं आपको ब्यौरा अभी नहीं दे पाऊंगा, बट अगर हम ये देखें तो रेवेन्यू कलेक्शन, अगर हम बस ऑपरेशंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कुल रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था हमारा 14.42 करोड़, जो कि अभी जुलाई तक हमारा 9.95 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके थे। अभी लेटेस्ट 10 दिन पुराना अगर हम ये फिगर लें तो
हम 13 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो एक मेजर जंप हमारा रेवेन्यू रियलाइजेशंस में है। विश्वेंद्र जी, आज हमारे कार्यक्रम में और आपने जो है परिवहन विभाग से जुड़ी विभिन्न सेवाओं और विभाग को लोकप्रिय बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में आपने जानकारी दी। अब हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।